वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत आज के एपिसोड से हम करने जा रहे हैं। शुरू करेंगे हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे बड़ी न्यूज जो इस वीकेंड को हुई दैट वाज रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑफ ईरान एंड इजराइल। तो ईरान और इजराइल के बीच में एक पॉसिबिलिटी है ऑफ वॉर। कुछ सीज फायर वायलेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं जिससे टेंशंस थोड़े से एस्केलेट हो गए हैं। तो ऐसे में ग्लोबल इक्विटीज बहुत चौकन्ने हो जाएंगे, बहुत कॉशियस हो जाएंगे। एंड इसका क्या असर पड़ता है जनरली ऐसे टेंशन जब आते हैं एंड गल्फ कंट्रीज में जब आते हैं तो उसका सीधा असर क्रूड पर ही पड़ता है। एंड हो सकता है कि इससे क्रूड के प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर चले जाएं। हो सकता है इससे कुछ पैनिक सेलिंग भी आ जाए कुछ इमर्जिंग मार्केट्स में, बिकॉज बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनको इस तरह की वोलेटिलिटी ज्यादा पसंद नहीं आती। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा सा पैनिक सेलिंग यहाँ पर हो जाए। इंडियन मार्केट्स कितने अफेक्ट होंगे कितने नहीं होंगे वो हमें आज ही पता चलेगा। लेकिन जो भी चीजें आ रही है दे डोंट लुक गुड फॉर जियोपॉलिटिकल सिनारियो ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ईरान ने 13 अप्रैल को यानी परसों लॉन्च किया एन अटैक अगेंस्ट इसराइल, जिससे एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशंस जो थे दोनों देशों के बीच में, तो उसमें एक रिस्क और बढ़ गई ऑफ अ रीजनल वॉर जो यहाँ पर हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि इससे ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस पर क्या असर होगा वो हमें देखना होगा जब इंडेक्स खुलेगा आज। इससे पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि अगर एक फुल ब्लोन वॉर यहाँ पर हो जाता है बिटवीन ईरान एंड इसराइल तो इससे क्रूड के प्राइसेस नियर टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी दे आर नियर द 6 मंथ्स हाई। ऑलरेडी जो सप्लायर्स है ओपेक जो ग्रुप है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो प्रोडक्शन के कट्स लेने वाले हैं ऑफ 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ऐसे में ऑलरेडी सप्लाई पर कंस्ट्रेंट्स है। ऐसे में एक अगर वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है स्पेशली विथ अ कंट्री जो खुद एक ऑयल की मेजर प्रोड्यूसर है इन द फॉर्म ऑफ ईरान, तो ऐसे में हो सकता है कि जो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए। एंड ऑब्वियसली ये जो चीज है वो बहुत सारी चीजों को और भी बढ़ावा दे देती है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा निकाल के अगेन दे गो टू अ सेफ हेवन लाइक यूएस बॉन्ड्स और गोल्ड, तो उन असेट के प्राइसेस में भी काफी बढ़ावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इंडिया की ओर से अगर हम बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमेशा ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ना अच्छी खबर नहीं होती। इंडिया के लिए मेजर इंपोर्ट बिल हमेशा क्रूड का ही रहता है। तो ऐसे में दैट डज नॉट बोड वेल फॉर इंडिया फिस्कल डेफिसिट। हर $10 से जब क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो उससे जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 40 to 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है एज पर एन एनालिसिस। तो ओवरऑल इंडिया के फिस्कल डेफिसिट पॉइंट ऑफ व्यू से दैट डज नॉट लुक गुड। करंट एस्केलेशंस जो है इससे जैसा कि मैंने कहा पैनिक सेलिंग भी ट्रिगर हो सकती है। इससे यूएस बॉन्ड यील्ड्स में भी मूवमेंट आ सकती है एंड डॉलर इंडेक्स भी काफी मूव हो सकता है। तो ये सारी चीजें की मॉनिटरिंग पैरामीटर्स होंगे फॉर दिस वीक। गोल्ड प्राइसेस पर गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि वो अपना फोरकास्ट जो है वो बढ़ा रहे हैं फॉर द गोल्ड प्राइसेस फ्रॉम $2300 पर आउंस टू $2700 पर आउंस। इन सारी चीजों को, इनके प्रेडिक्शंस को कितना ध्यान इस पर कितना ध्यान देना चाहिए उससे ज्यादा हमें यही देखना चाहिए कि उनका क्या यहाँ पर थॉट प्रोसेस है रादर देन स्पेक्यूलेटिंग कि गोल्ड के प्राइसेस कहाँ पर हो सकते हैं। आप जानते होंगे कि गोल्ड के प्राइसेस काफी बड़ी रैली पर है पिछले 2-3 मंथ्स में। दे हैव इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 20%। तो ऐसे में लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड कि व्हाई गोल्ड प्राइसेस आर मूविंग सो मच। परिमल सर ने इस पर काफी अच्छा वीडियो भी बनाया है। बट द क्वेश्चंस रिमेन कि जो कंटिन्यूड रैली है गोल्ड के प्राइसेस में जो दिख रही है वो आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इसका कोई कूलिंग ऑफ के साइंस नजर नहीं आ रहे, यानी जो मोमेंटम दिख रहा है गोल्ड के प्राइसेस में वो और बढ़ेगा एज पर गोल्डमैन सैक्स। उन्होंने एक नोट में अपने क्लाइंट्स को ये कहा था कि गोल्ड एक रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है स्पेशली जब जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे होंगे। बट गोल्ड की जो रैली है वो सस्टेन हुई है डिस्पाइट स्ट्रॉन्गर सीपीआई नंबर्स फ्रॉम यूएस कमिंग थ्रू, जिससे यील्ड्स बढ़ने लगे थे। बट यील्ड्स बढ़ने के बाद भी गोल्ड के जो प्राइसेस है दे हैव कंटिन्यूड टू सी एन अपवर्ड मोमेंटम। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो ट्रेडिशनली चीजें हैं जिससे गोल्ड जैसी असेट्स मूव होते हैं लाइक ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, डॉलर फ्लोज, ये सारी चीजें मेनली गोल्ड की प्राइसेस को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब ना होते हुए भी गोल्ड की प्राइसेस अगर रैली हुई है तो इन सब का साइकिल जब शुरू होगा तब गोल्ड इज गोइंग टू रैली इवन मोर। दैट्स देयर थीसिस बिहाइंड इट। हाउएवर ये होगा नहीं होगा इस स्पेकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देना इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम माय ओपिनियन। बट
हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा कहा जाता है कि गोल्ड का थोड़ा बहुत एलोकेशन होना इज ऑलवेज बेटर फॉर योर पोर्टफोलियो, बिकॉज एट टाइम्स लाइक दिस जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती तब आपको ये एसेट क्लास अच्छे रिटर्न दे जाता है। हालांकि रिटर्न बेस्ड एसेट क्लास तो है नहीं गोल्ड, बट इट गिव्स यू अ गुड स्टेबिलिटी, गुड वोलेटिलिटी प्रोटेक्शन जो किसी भी पोर्टफोलियो के लिए नेसेसरी होता है। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज है अबाउट द ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट नंबर। तो ऑटोमोबाइल्स का एक्सपोर्ट जो है FY24 की अगर हम बात करें तो 5.5% से डिप हो गया है, यानी कम हो गया है कंपेयर टू FY23। इसका रीजन मेनली इंडिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो डिमांड आती है वो बाहर से आती है, एंड बाहर जो सिनारियो है, ओवरसीज मार्केट का ओवरऑल सिनारियो है, दैट वाज नॉट वेरी गुड फॉर FY24, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दीज नंबर्स हैव नॉट डन वेल। अगर ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो 45 लाख का एक्सपोर्ट नंबर रहा था इन FY24, जबकि FY23 का नंबर 47.61 लाख रहा था ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने किए थे। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कुछ जो कंट्रीज है जहां से जनरली कमर्शियल व्हीकल एंड टू व्हीलर्स की डिमांड काफी अच्छी आती है, तो उनमें कुछ फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज रहे इस पूरे साल में, FY24 में। उस वजह से ये दो जो सेगमेंट्स है उसमें अच्छी डिमांड नजर नहीं आई। अगर हम FY24 की ओवरऑल बात करें तो कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स हैव नॉट डन दैट वेल, इवन थ्री व्हीलर शिपमेंट्स हैव नॉट डन दैट वेल, बट पैसेंजर व्हीकल्स जो थे दे हैव डन क्वाइट वेल। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल के एक्सपोर्ट 1.4% से इंक्रीज हो गए टू 6.72 लैक्स, जिसमें से मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स किए ऑफ 2.8 लाख यूनिट्स। तो काफी अच्छा नंबर यहाँ पर एक्सपोर्ट का मारुति सुजुकी ने रिपोर्ट किया है। ओवरऑल जो जो भी सारा स्लो डाउन नजर आ रहा है वो मेनली कमर्शियल व्हीकल साइड पर दिख रहा है। 16% से वॉल्यूम्स कम हो गए इन FY24, जबकि अगर हम थ्री व्हीलर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो भी 18% से डिक्लाइन हुए। तो मेनली बाकी सारे जो सेगमेंट्स है लाइक कमर्शियल व्हीकल, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, दे हैव नॉट डन दैट वेल। पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड अभी भी काफी अच्छी नजर आ रही है। ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट is going to be a factor of how the global demand is. So global scenario अगर अच्छा रहा तो ये सारे जो नंबर्स है ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स वो इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा है सारे गैस बेस्ड प्लांट्स को भी टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम 1 मई टू 30 जून, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने ये न्यूज के बारे में ऑलरेडी कोल बेस्ड प्लांट्स के बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट कैसे कंपलसरी कर रहा है जो भी कोल बेस्ड प्लांट्स है जो इंपोर्टेड कोल पर डिपेंड होते हैं उनको कंपलसरीली ऑपरेशन में रहना। इस पर कंपल्शन गवर्नमेंट का ये हमेशा से होता है, लेकिन यहाँ पर गैस बेस्ड जनरेटिंग स्टेशन जो है जिसे GBS कहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर कहा है गवर्नमेंट ने कि आपको भी अपना जो प्लांट है वो चालू रखना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रहा है कि अब से पावर की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा आएगी, एंड अगर उतनी पावर प्रोड्यूस ना हो पाई तो ऐसे में पावर शॉर्टफॉल आएगा एंड पावर कट्स करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट का जो अंदाजा है अबाउट द पावर डिमांड, उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ने कहा है 260 गीगावाट्स का पीक पावर डिमांड इस समर में आएगा फ्रॉम अप्रैल टू जून 24। पीक पावर डिमांड इससे पहले ऑल टाइम हाई टच किया था ऑफ 243 गीगावाट्स जब ये सितंबर में आया था। तो ये जो सेक्शन 11 है इसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास ये ऑथोरिटी है, ये पावर है कि वो जो भी प्लांट्स है जैसे कोल बेस्ड प्लांट्स हो या फिर गैस बेस्ड प्लांट्स हो उनको कंपलसरीली जो है अपने ऑपरेशंस चालू रखने को कहा जा सकता है, बिकॉज हाई डिमांड को केटर करना है। तो ऐसे में ऐसे ऐसे जो मेजर्स है वो गवर्नमेंट ने इससे पहले भी लिए हैं। इसके अलावा कुछ और मेजर्स भी गवर्नमेंट कर रहा है जिससे कि समर की जो डिमांड है ऑफ हाई पावर वो मीटअप की जा सके। जो मेंटेनेंस प्लान होता है किसी भी पावर प्लांट में, तो वो मॉनसून के मंथ्स में शिफ्ट किया जाए, ये भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। कुछ थर्मल पावर प्लांट्स जो है उनको फास्ट ट्रैक किया गया है, उनके जो आउटेजेस है उनको कम करने की कोशिश कर दी गई है। तो गवर्नमेंट काफी सारे एफर्ट्स इस पर ले रहा है कि जो पावर डिमांड है उसको केटर किया जा सके थ्रू दी सप्लाई। इंडिया का जो रिटेल का इन्फ्लेशन का नंबर है दैट हैज गॉन डाउन टू अ 10 मंथ लो, विच इज अ गुड न्यूज फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। 4.85% ये नंबर हो चुका है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ये जो नंबर है वो फ्राइडे को डिक्लेयर हुआ था। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो फरवरी का जो आंकड़ा था वो 5.09% का था। तो 4.85 इज अ गुड सब्सटैंशियल डिक्रीज। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये 5% से शायद नीचे ना आ पाए, बट 4.85 तक आया है, सो दैट्स अ good number as far as the battle with inflation is concerned. जो लास्ट इन्फ्लेशन डेटा आया था उसके हिसाब से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने ऑलरेडी 5 अप्रैल को ये अनाउंस किया था कि वो रेपो रेट जो है वो अनचेंज रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो रेपो रेट बढ़ाया था एंड उसको अनचेंज रखा है अब तक, उसका असर इन्फ्लेशन पर पड़ रहा है। इन्फ्लेशन उस
बिकॉज ऑफ दोज इफेक्ट्स इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन। हालांकि बहुत ज्यादा डिक्रीज तो नहीं हुआ है अब तक, बट स्टिल 4.85 इज अ गुड नंबर, जो काफी टाइम बाद इतने लोअर लेवल्स पर देखा गया है। सीपीआई इन्फ्लेशन अभी भी टॉलरेंस रेंज में है, जो टॉलरेंस रेंज आरबीआई ने बताया है ऑफ 2% टू 6%। तो उसमें ये 7th कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पर ये नंबर यहाँ तक आया है। लेकिन 54 मंथ्स से जो मीडियम टर्म टारगेट है आरबीआई का ऑफ 4%, उसके ऊपर ही इन्फ्लेशन का नंबर रहा है। दैट हैज बीन फॉर मोर देन नाउ 4 years now since this number has been more than 4%. So that will remain a concern for RBI. And वही चीज है कि because ये नंबर सब्सटेंशियली कम नहीं हुआ है, that is one reason why RBI रेट कट्स के बारे में अभी कोई बात कर नहीं रहा है। एंड आगे चलते हुए हमने ऑलरेडी इसी एपिसोड में भी बात की कि जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं, ऐसे में क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, फ्यूल प्राइस बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजों के दाम पर असर हो सकता है। तो दैट डज नॉट बोड वेल फॉर इन्फ्लेशन इन द लॉन्गर टर्म। तो ऐसे में आरबीआई कैन बी एक्सपेक्टेड टू कीप द करंट स्टांस फॉर सम पीरियड, जब तक चीजें जो है वो थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज ना हो जाए। स्टॉक वाइज अपडेट्स में हम बात करेंगे ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रिजल्ट सीजन। फ्राइडे को सबसे पहला रिजल्ट आया था एंड दैट वाज ऑफ टीसीएस। तो टीसीएस ने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया। नेट प्रॉफिट जो है दैट इज, रेवेन्यू की सबसे पहले बात करते हैं। रेवेन्यू इज अप बाय 3.5%। जो उनके सीईओ है उनका कहना है कि इस क्वार्टर में उनको कुछ स्ट्रॉन्ग डील्स दिखे, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन दिखा। ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम आईटी कंपनीज, उसी तरीके का रिजल्ट टीसीएस ने यहाँ पर दिया है। सिंगल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड रहती है। नेट प्रॉफिट की जहां तक बात आती है 9% से राइज होता हुआ दिखा है इन दिस क्वार्टर। एंड टोटल फिगर आया है लगभग 12,400 करोड़ का। एक फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है कंपनी ने ऑफ 28 रुपीज पर शेयर। अगर हम पूरे साल की बात करें, FY24 एंटायर ईयर की बात करें, तो कंपेयर टू FY23 रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है 6.8%। नेट प्रॉफिट इस पूरे साल के लिए रहा कंपनी का लगभग 46,500 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.6% रहा। मेन प्रॉब्लम टीसीएस को इस क्वार्टर में, इस पूरे साल में मेनली रहा फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से जो डिमांड आती है कंपनी को, नॉर्थ अमेरिका से जो शेयर आता है वो उतना अच्छा नहीं रहा है इस साल में। एंड उसका रीजन यही है कि जो भी डिटर्मिनेंट है टीसीएस जैसी कंपनीज के लिए, वो ये होता है कि यूएस इकोनॉमी कितनी ग्रो हो रही है। एंड अगर आप ये सेगमेंट भी फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा कि यूएस इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग दैट वेल। इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स वहां पर परसिस्ट हो रहे हैं बहुत समय से। तो जो रेवेन्यू है नॉर्थ अमेरिका से, वो 2.3% से इस साल में कम हो गया है कंपेयर टू FY23। रेवेन्यू फ्रॉम बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, जो सेगमेंट टीसीएस के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है, वो भी 3.2% से कम होता हुआ नजर आया। कंपनी ने कॉन कॉल में ये कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY25 थोड़ा सा बेटर रहेगा कंपनी के लिए FY24 से, लेकिन कब एक रिवर्सल ऑफ ट्रेंड आएगा इस पर वो अब तक क्लियर नहीं है। वो डिमांड जो है, वो जो ग्रोथ है, वो Q1 में आएगी या Q2 में आएगी, इसके बारे में कंपनी को भी अब तक ज्यादा अंदाजा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये इस पर वापस एम्फसाइज किया है कि FY25 कहा जा सकता है कि थोड़ा सा बेटर रहेगा कंपेयर टू FY24, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कुछ मेजर मार्केट्स में टर्न अराउंड यहाँ पर हो सकता है। जापान की एक कंपनी MUFG इज इन टॉक्स टू इन्वेस्ट $2 बिलियन इन HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, जो HDFC बैंक की NBFC आर्म है। तो ये जो MUFG है दैट इज जापान मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप, MUFG से कहते हैं। तो these are not official reports, but as per the talks, this company is going to invest $2.2 billion in HDB Financial Services. HDB Financial Services काफी समय से आईपीओ की और नजर है उनकी। इट इज एक्सपेक्टेड कि कुछ महीनों में उनका आईपीओ भी आएगा। HDFC बैंक की सब्सिडरी है, जैसा कि मैंने कहा है। करंटली HDFC बैंक की HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में 95% स्टेक है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है फ्रॉम MUFG, इस हिसाब से जितने पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस HDB फाइनेंशियल सर्विस में, उस हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन $10 बिलियन के आसपास का होगा। सो ऑलरेडी देयर आर टॉक्स अबाउट आईपीओ, जिसके जो शायद कुछ महीनों में यहाँ पर कमेंट्स हो जाए, जिसकी प्रोसेस कुछ महीनों में कमेंट्स हो जाए। अगर हम एसेट बुक की बात करें कि HDB फाइनेंशियल सर्विस की एसेट बुक एग्जैक्टली किस चीज से कंप्राइज करती है, तो मेनली उनका कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंसिंग पर ज्यादा जोर है। 44% ऑफ देयर बुक इज ऑफ दिस सेगमेंट। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी 24% उनकी सेगमेंट है। अगर हम FY23 की बात करें, दिसंबर तक के नंबर्स इसके अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का AUM लगभग 83,000 करोड़ का है, 84,000 करोड़ के आसपास का उनका AUM है, जो काफी अच्छा ग्रो हुआ है इन द 9 मंथ्स ऑफ FY24। आगे यहाँ पर देखना होगा कि जब अगर आईपीओ कंपनी लाती है तो किस प्राइसिंग बैंड पर लाती है, किस तरह से डायल्यूशन HDFC बैंक
खुद इसमें करता है, तो वो यहाँ पर देखने की काफी इंटरेस्टिंग चीजें होगी। बिलीव इट और नॉट के सेक्शन पर हम आगे बढ़ते हैं। न्यूज का पार्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। बिलीव इट और नॉट पर हमें बात करनी होगी पिछले हफ्ते के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट की। एक चाइना बेस्ड कंपनी, चाइना बेस्ड सीमेंट कंपनी, जिसका शेयर्स जिनके शेयर की वैल्यू 99% से इन जस्ट 15 मिनट्स गिरती हुई नजर आई थी। इस कंपनी, दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल कंपनी। ये कंपनी जो है इसका नाम है तियानरुई ग्रुप, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लगभग 59 मिलियन टन्स की सीमेंट कैपेसिटी। सो इट्स अ बिग कंपनी। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में कंपेयर करें, सो इट इज समवेयर समवेयर क्लोज टू जो कैपेसिटी अदानी सीमेंट्स की है, एसीसी एंड अंबुजा मिला के जितनी कैपेसिटी होती है। तो इट्स अ प्रीटी बिग कंपनी ऑन दैट सेंस। बट इनके वैल्यूएशंस गिरते हुए नजर आए बाय 99%। 9 अप्रैल को जो है इनका स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ डाउन बाय 99%। इन जस्ट 15 मिनट्स इनकी जो वैल्यूएशन है दैट वेंट फ्रॉम 1.86 बिलियन डॉलर्स टू जस्ट 17 मिलियन डॉलर्स। 1.6 बिलियन डॉलर से जस्ट 17 मिलियन डॉलर्स इस कंपनी का वैल्यूएशन हुआ। उसके बाद कंपनी का फिर से ट्रेडिंग शुरू हुआ नहीं है, तो अब तक क्लैरिटी नहीं है अबाउट ऑल दोस थिंग्स, अबाउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, जो लोगों को जानना होता है कि ऐसे में अगेन रिबाउंड आया नहीं आया। अब तक उस शेयर का ट्रेडिंग वापस शुरू हुआ नहीं है। जो सेल ऑफ आया है उसमें 281 मिलियन शेयर्स दिखे, विच इज द थर्ड ऑफ द एंटायर कंपनीज फ्री फ्लोट। तो काफी बड़ा सेलिंग यहाँ पर हुआ है। इसका रीजन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपने शेयर्स जो है वो प्लेज कर रखे थे। हो सकता है वो प्लेज जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ किया हो, दे माइट हैव सोल्ड दो शेयर्स, ऐसे कुछ स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है। कंपनी इज नॉट डूइंग दैट वेल एंड द रीजन इज कि चाइनाज प्रॉपर्टी सेक्टर इज नॉट डूइंग दैट वेल। तो ऐसे में सीमेंट सेक्टर वाली कंपनीज स्ट्रगल करती है। तो पूरा साल 2023 का पूरा साल इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं था। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें ऑफ 2023, तो this company has done a net loss of 45.8 million dollars, जबकि 2022 was profitable for the company। तो डाउनटर्न में है कंपनी, बट इट्स नॉट लाइक दिस कंपनी इज अननोन इन द चाइनीज सेक्टर। अगर हम बात करें पास्ट में इस कंपनी की, तो 2007 में जो केकेआर करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप है ऑफ यूएस, उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। दिस वाज इवन बिफोर द कंपनी वेंट पब्लिक। उसके 4 साल बाद कंपनी ने आईपीओ किया था। सो दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ रेप्यूटेड नेम विद इन सम ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल। सो ऐसे में इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग टू सी कि इतना बड़ा स्टॉक प्लंज इनके शेयर्स में यहाँ पर दिखा। कुछ स्पेकुलेशन, लाइक आई सेड, वो इसी पर है कि जो ओनर्स है उन्होंने प्लेज कर रखे थे शेयर्स। चाइना में प्लेजिंग रिलेटेड चीजें जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी इंडियन मार्केट्स में होती है। आपको प्लेज, अगर आप कंपनी से रिलेटेड चीजों के लिए ना करें, तो वहां पर कुछ डिस्क्लोजर नॉर्म्स अलग होते हैं। तो हो सकता है उन चीजों की वजह से मार्केट को शायद इस बारे में पता ना हो। बट इतना बड़ा सिंक इन वन डे इज अ वेरी बिग थिंग, स्पेशली फॉर अ कंपनी दैट इज सफिशिएंटली बिग। इससे पहले एक और होम बिल्डर जो है वहां पर, उनके शेयर्स जनवरी 2019 में 89% गिरे थे इन अ सिंगल सेशन। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ अ मार्जिन कॉल जो उनके शेयर्स पर था। अगेन सिमिलर रीजन जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, उसी रीजन की वजह से वो भी होता हुआ दिखा था। सो लाइक 15 मिनट्स में एक कंपनी की 99% मार्केट कैप वाइप आउट हो जाना, दैट डिजर्व्ड अ मेंशन ऑन बिलीव इट और नॉट। दैट इज इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कौन से पार्ट्स अच्छे लगे, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए मैक्सिमम पीपल। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यज्ञ ये कूपन कोड हमारा चालू है, YADNYA, 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट जरूर चेक करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।